राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमेशा से यह प्रयास किया जाता रहा है कि इसमें जो भी मुद्दे उठाए जाए, जो भी बात उठाई जाए, वह राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए हो, मानवता के कल्याण के लिए हो, धर्म की रक्षा के लिए हो, न कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जाए, किसी को अपमानित किया जाए या किसी भी धर्म के ऊपर प्रहार किया जाए। इनसे बचने का प्रयास करते हुए राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में आम भारतवासी अपना क्या योगदान दे सकते हैं, भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी विभाग है, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, वह अपने कर्तव्यों का जो पालन सही ढंग से कर रही है, उसके कार्य में अगर कहीं किसी भी प्रकार का बाधा पहुंच रहा है और वे आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने का अगर प्रयास करते हैं, तो राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम उनकी बात आम जनता तक और आम जनता की बात व्यवस्था तक पहुंचाने का काम करे। इसी उद्देश्य से नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर राष्ट्र सर्वप्रथम की शुरुआत की गई थी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में कई ऐसे मसले आए जिन्हें समाज से सरकार तक और सरकार की बात समाज तक पहुंचाने का काम किया गया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में पिछले कुछ दिनों से श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय जो रावलपिंडी में शुरू हुई थी 1914 में और आज़ादी के बाद भारत की राजधानी दिल्ली के रमेश नगर में स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी द्वारा शुरू किया गया और यह संपूर्ण जमीन बसई दारापुर के जो निवासी हैं उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी को दिया था। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर है, यहाँ संस्कृत कॉलेज है जिसे दिल्ली सरकार से अनुदान प्राप्त है। यहाँ महिला सिलाई केंद्र, गौशाला, पार्क, औषधालय, काफ़ी चीज़ों का स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी ने शुरुआत किया और इन संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड नामक संस्था बनाया। संस्था द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है क्योंकि इसकी भूमि पर लगातार भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जाता रहा और झूठे झूठे मामले में संस्था के पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक को उलझाने का काम किया गया। लगातार प्रशासन से आग्रह किया जाता रहा है, गुहार किया जाता रहा, लिखित शिकायत दी जाती रही, लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए वह न्याय संस्था को नहीं मिला। पहले भी जब इस संस्था के श्री शिवनाथ योगाश्रम और मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष गोरखपुर के महंत सांसद अवैधनाथ जी थे, तो उन्होंने उस समय में तत्कालीन गृह मंत्री सुबोध कांत सहाय भारत सरकार को और दिल्ली के उस समय के तत्कालीन गवर्नर अर्जुन सिंह जी को पत्र लिखकर श्री मोतीनाथ
संस्कृत महाविद्यालय और श्री शिवनाथ योगाश्रम बसई दारापुर से संबंधित पत्र भेजा था और स्पष्ट रूप से लिखा था कि श्री शिवनाथ योगाश्रम के मंदिर, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय एवं छात्रावास में कुछ असामाजिक तत्वों ने अवैध रूप से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, जिससे संस्था के सुचारू रूप में बाधा आ रही है। और उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि वे श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय और शिवनाथ योगाश्रम के अध्यक्ष हैं। वह पत्र भी दिल्ली के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल सहित दिल्ली पुलिस कमिश्नर को श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड द्वारा भेजा जा रहा है। आपको हम आज यह बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से फिर से भूमाफियाओं द्वारा श्री शिवनाथ योगाश्रम की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास ही नहीं किया गया, बल्कि उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले मीडिया के संपादक के ऊपर जगह जगह से पूर्व की तरह ही झूठे मुकदमे बनाने का प्रयास किया गया। इन सभी मामलों की शिकायत पीएमओ, एलजी और पुलिस कमिश्नर तक पहुंचने के बाद दिल्ली के जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील पुलिस कप्तान एसएन श्रीवास्तव ने तमाम मामले की जांच दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। स्पेशल सीपी क्राइम अब इस मामले की जांच करेंगे। पुलिस कमिश्नर द्वारा इंडिया दर्पण के संपादक, मदर इंडिया पत्रिका के संपादक और कात्यायनी नेशनल टीवी चैनल के चैनल हेड को इस बात की जानकारी दी गई है। पुलिस कमिश्नर द्वारा उठाए गए इस कदम की प्रशंसा की जा रही है, जो भले ही देर हो लेकिन अब सच्चाई सामने आएगा और संगठित रूप से अपराध करने वाले, संगठित रूप से क्राइम करने वाले तत्व जो भारत की राजधानी दिल्ली में बरसों से संगठित अपराध कर रहे हैं, वो अब कानून के सामने जल्द ही आएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली में अपराध की दिशा में दिल्ली पुलिस काफी सक्रिय हो चुकी है, जो किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस की सक्रियता बढ़ने से अपराधियों के चेहरे के रंग उड़ने लगे हैं। और जब पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के मसले और मीडिया की आवाज दबाने वाले तत्वों के खिलाफ जब मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है, तो निश्चित रूप से यह बात स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली पुलिस अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल पड़ी है। दिल्ली से अपराध का एक बहुत बड़ा ग्राफ जल्द ही गिरने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे विदा लेते हैं। आप बने रहें अन्य खबरों के लिए नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र राजगीर में नव निर्मित 8 सीट वाले रोपवे और नेचर सफारी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ
उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व पर्यटन विभाग के मंत्री और अधिकारीगण मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत भी की। जब यहाँ पर जू सफारी के बारे में हम लोगों के मन में विचार आया कि नए सिरे से हम लोग जू सफारी का निर्माण कराएंगे और जू सफारी में 5 प्रकार के जानवर रहेंगे और जानवर खुलेआम घूमता है और जो लोग देखने जाते हैं, जू सफारी की ही खासियत है, उनको कोई न कोई व्हीकल पर, बंद व्हीकल पर उनको जा करके बैठ करके देखना पड़ता है और जो भी वहाँ पर जानवर रहेगा वो खुलेआम उसका पूरा का पूरा इलाका रहता है और उसको देखने के लिए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट था और उसके हिसाब से काम निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो जब इसका शिलान्यास हो गया और उसको फिर देखने के लिए हम आए, जब सब कुछ देखा उसके बाद मेरे मन में ये विचार आया कि साहब जब ये बन रहा है जू सफारी, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल जगह है और आप जानते हैं राजगीर के बारे में कि पंच पहाड़ी का है और इसी के बीच में कभी पहले जो ये हुआ करता था मगध की राजधानी, आज से नहीं हजारों साल पहले, तो उस समय का जो एक कंसेप्ट था और धीरे धीरे बाद में जब आग लगते गई तो सब मकान को शिफ्ट किया, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे मन में ये बात आई कि जब इतना ये ऐतिहासिक जगह है और इतना ये नेचुरल है, प्राकृतिक जगह है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को एक नेचर सफारी भी बनाना चाहिए। और उसमें जब हमने कहा कि जू सफारी के बगल से ही शुरू हो, लेकिन बाद में पता चला कि साहब जू सफारी के तुरंत बाद तो नहीं बन सकता है, लेकिन उसके आगे जा करके इसको करने का ये स्थल का चयन किया गया स्थल का। और उस स्थल का चयन करने के बाद पिछले 3 वर्षों के अंदर ये सारा काम हुआ। इसका पूरा एक योजना बनाई गई और क्या क्या चीज़ बनेगा इसके बारे में लोगों ने सोचा, हम लोग निरंतर चर्चा करते थे। और अभी आप जानते हैं कि 2-2.5 महीना पहले हम आकर के जो चीज़ बना था उसको देखने आए कि अभी पूरे तौर पर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो आप जानते हैं कि ग्लास स्काई वॉक, तो जब ग्लास स्काई वॉक को देखने आए तो लोगों को कितना आश्चर्य हुआ और उस ग्लास स्काई वॉक को देखने, और उस समय हमने सुझाव दिया कि इसको बिल्कुल ही इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, इसको सुरक्षित करना पड़ेगा और फिर एक संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी कि एक साथ कितने लोग अंदर जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और चूंकि यहाँ पर इस तरह का एक नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा है, तो फिर बड़ी संख्या में नई पीढ़ी के आएंगे, बच्चे बच्चियाँ आएंगे, को देखने के लिए बहुत अच्छी जगह होगी। तो फिर उनके सुरक्षा का भी प्रबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे खुशी में घूम रहे हैं, बच्चियां घूम रही हैं और कहीं से कोई इधर उधर करने के मूड में कोई रहे। तो इसके लिए सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी था। तो उसका भी निर्माण हम उसी समय हमारे मन में ये बात आई और हमने कहा तो अब तो पूरा का पूरा उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम दोनों साइड से, एक तो इसमें इंटर करेंगे इधर से और उस साइड, तो हर प्रकार से दोनों तरफ से इसके बारे में भी बना दिया गया है। तो होगा ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। और दूसरा, कुल मिलाकर के पूरा एरिया लगभग 8 किलोमीटर का हो जाता है। तो अगर कोई पैदल चलना चाहेगा तो पैदल भी चल सकेगा, नहीं तो उनके लिए साइकिल का भी प्रबंध किया जाएगा, वो साइकिल पर भी चारों तरफ घूम सकते हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। तो मुझे तो भाई बहुत खुशी हो रही है। आप सब लोग भी पूरे तौर पर देख लीजिए और एक एक चीज़ को ये दिखला रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को जानिए और ये सब लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी मिलनी चाहिए कि नाम है नेचर सफारी और है ये नेचुरल, और किस तरह से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागृति लाने के लिए। और अब जानते हैं कि बिहार में हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान चला करके कितना कॉन्शसनेस ला रहे हैं पर्यावरण के प्रति लोगों के मन में और कितनी लोगों की भागीदारी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अनेक जगहों पर इस तरह का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो काम किया गया इसके लिए मैं वन एवं पर्यावरण विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक गोलंबर से जीपीओ गोलंबर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और इसके लिए पथ निर्माण विभाग को बधाई भी दी। और इस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के विकास के कड़ी को बढ़ाते हुए आर ब्लॉक से लेकर जीपीओ गोलंबर तक एक नया फ्लाईओवर का तोहफा होली से पूर्व बिहार की जनता पाटलिपुत्र वासियों को दिया है। मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने बिहार में लगातार विकास हो रहा है। आपको मैं यारपुर से दिखा रहा हूँ।
दोनों उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण मंत्री, तमाम आला अधिकारी उनके साथ हैं। आर ब्लॉक से लेकर जीपीओ गोलंबर तक एक नया फ्लाईओवर, और मैं आपको बताता चलूं कि आर ब्लॉक से लेकर सीधी कंकड़बाग तक और उधर गांधी मैदान तक आप बगैर जाम में फंसे दिल्ली के तर्ज पर पटना में बने फ्लाईओवर का मजा ले सकते हैं। आर ब्लॉक से जीपीओ तक का ये काम पूरा हो गया, हम लोग तो पहले से ही देख रहे थे, तो इसका भी उद्घाटन हो गया और हम लोग तो इसको देखेंगे ही। तो मैं इसके लिए तो पथ निर्माण विभाग को, विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी को, इनके अधिकारियों को, सारे इंजीनियर्स को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि ये काम हो गया। अब लोगों को कितनी सुविधा होगी, यहाँ से सीधे कोई गांधी मैदान जाना चाहेगा तो कितना कम समय पहुँचेगा, इस एरिया से निकल करके कोई अगर कंकड़बाग जाना चाहेगा तो उनको कितनी सहूलियत होगी। तो इस तरह से तो देख ही रहे, हम लोग का काम तो विकास का ही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक गाने मार्ग स्थित नेक संवाद में विधि व्यवस्था से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय पंडित रामानंद तिवारी की जयंती के अवसर पर एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। नवादा के जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान पकरी बरामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मड़वा के कैंप में कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग कार्य की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को लेकर अरवल जिला प्रशासन तत्पर है। जिला पदाधिकारी सुश्री जे प्रियदर्शनी ने कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में समीक्षा बैठक की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान बताया गया कि 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। बक्सर के जिलाधिकारी अमन समीर ने सदर अस्पताल में सीनियर सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर के साथ साथ डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। इस सेंटर में बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार ने कृषि कार्यालय परिसर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जीविका द्वारा आयोजित रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कई युवकों को नियोजन पत्र दिया। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच ने जिला कृषि कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी 2021 का उद्घाटन किया। जिले के सभी प्रखंडों में आए हुए प्रगतिशील किसानों ने अपने उत्कृष्ट उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में एईएस समन्वय समिति की बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न कोषांगों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि टीम बनाकर सभी पीएचसी का औचक निरीक्षण कराना सुनिश्चित कराएं एवं निरीक्षण प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराएं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को ऐलान किया था कि 26 मार्च को सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष सड़क पर उतरेगा। बिहार बंद के ऐलान के बाद शुक्रवार को सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर जाम करने में लग गए, जिसके चलते आम लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी भी हुई। हालांकि कई जगहों पर इस बंद का असर ना के बराबर देखने को मिला। शुक्रवार के बिहार बंद को आरजेडी के अलावा लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। हालांकि किसानों की तरफ से पहले से ही इस बंद की घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन तेजस्वी यादव इस बंद के जरिए पुलिस बिल और अपने विधायकों की पिटाई का मामला आगे करने में लगे हुए हैं। पटना सिटी स्थित त्रिपोलिया मोहल्ले में मुख्य सड़क को जाम किया। इसके अलावा हरदास बिगहा और न्यू बाईपास हरनी चक, हेनरी चक और अलीशाबाद के पास भी भारत बंद समर्थकों ने सड़क को जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। आज भारत बंद है। आपका शुभ नाम? प्रदीप मेहता। प्रदीप मेहता जी, बंद किस लिए आप लोग किए? मुख्य रूप से बंद कृषि किसान विरोधी जो बिल आया है उसके खिलाफ और बिहार में लाठीचार्ज चला है, तो रोजगारों मांगने के लिए इसके खिलाफ आज हम लोग भारत बंद में समर्थन कर रहे हैं। जो किसान
यूनियन के लोग आज भारत बंद का घोषणा किए हैं। तो पूरे पटना में कहाँ जाम है, थोड़ा बताइए। सभी जगह डाक बंगला, यूनिवर्सिटी, पटना सिटी, गुलजारबाग, चौक, सभी जगह पूर्णतः जाम है। क्योंकि सब नौजवान जो बेरोजगार 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, आज एक भी रोजगार नहीं मिला है। सारा छात्र नौजवान आज रोड पर है। महंगाई के खिलाफ जनता त्राही माम है, जनता रोड पर है। आज पूरे बिहार में भारत बंद है। इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और बिहार में उनका सहयोगी नीतीश कुमार की सरकार है। ये पूरे देश को पुलिस राज में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत बिहार विधानसभा में विपक्ष की आवाज को समाप्त करने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जिस तरह से भाजपा और जदयू की सरकार ने विधायकों के साथ मारपीट किया है। राजद एवं तमाम विपक्षी पार्टियों के आह्वान पर आज बिहार बंद है, लेकिन मैं अभी पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय के समीप हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा वाहन तो नहीं चल रहा है, लेकिन देखिए ऑटो चल रहा है, 2 पहिए वाहन भी चल रहे हैं। अनुमंडल कार्यालय के समीप चाय पान की सारी दुकानें खुली है। लोग रोजमर्रे की तरह अपने काम में व्यस्त हैं। पटना सिटी में पटना बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। पटना के डाक बंगला, चौराहा, एग्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। तो जय कुमार जी, आज बिहार बंद है, कैसा असर दिख रहा है? कुछ नहीं। और बंद का कोई असर नहीं है, तो बिहार बंद को आप लोग नहीं मान रहे? नहीं मानते। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। तो अमित, बिहार बंद का असर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कहीं नहीं। कौशलेंद्र जी, आज बिहार बंद है, क्या असर देखने को मिल रहा है? कुछ नहीं। रोजमर्रे की तरह लोग अपने काम में बिजी हैं, व्यस्त हैं, सभी अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए वाहन भी चल रही है, हालांकि बड़े वाहन थोड़े कम चल रहे हैं। उन्हें प्रदर्शनकारियों से खतरा है। पटना सिटी के अनुमंडल मुख्यालय के समीप से मैं दिखा रहा हूँ। मैं मिहिर कुमार झा, DID न्यूज के लिए, पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय के समीप से। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। इन दिनों बिहार के पटना में मेट्रो रेल का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पटना में मेट्रो रेल की शुरुआत के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि इस मेट्रो रेल का कार्य 5 वर्षों में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद शहर के लोगों को इससे काफी सुविधाएं मिलेंगी। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मेर झा की इस रिपोर्ट में। पटना में इन दिनों मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है और पटना वासियों को कुछ वर्षों के बाद मेट्रो में सफर करने का दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता की तर्ज पे, लखनऊ की तर्ज पे मजा आएगा लोगों को। बिहार विकास की ओर लगातार अग्रसर है। पटना मेट्रो के द्वारा तेजी से काम चल रहा है। यह नज़ारा मैं आपको पटना मेट्रो से काम जोड़ा उसका बता रहा हूँ। और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को सहयोग कर रहे हैं और मेट्रो का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। और मैं आपको अपने DID के दर्शकों को दिखा रहा हूँ। अब पटना की बस स्टैंड उठकर 0 माइल के समीप आ रही है और यह मेट्रो काफ़ी उपयोगी साबित होगी पटना वासियों के लिए। इस मेट्रो का निर्माण मलाई पकड़ी से ISBT तक हो रही है और मेट्रो का निर्माण कार्य काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है और जल्द ही यानी कि कुछ वर्षों के बाद पटना वासियों को मेट्रो में सफ़र करने का मौका मिलेगा और पटना मेट्रो सिटी बनेगी और लगातार पटना का विकास, सड़क हो, पुल पुलिया हो, सभी क्षेत्र में पटना विकास की ओर लगातार अग्रसर है। मैं मिहिर कुमार झा, DID न्यूज के लिए, पटना मेट्रो कार्यस्थल से। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आज आपको मां भगवती के शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ के दर्शन करवा रही है।
ये शक्तिपीठ मंदिर बिहार की राजधानी पटना में पटन देवी मंदिर के नाम से प्रचलित है। पटन देवी मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। देवी भागवत और तंत्र चूड़ामणि के अनुसार सती की दाहिनी जांघ यहाँ गिरी थी। ऐसी मान्यता है कि महादेव के तांडव के दौरान सती के शरीर के 51 खंड हुए थे और ये अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी और यहाँ देवी सती की दाहिनी जांघ गिरी। सती के 51 शक्तिपीठों में से प्रमुख इस उपासना स्थल बड़ी पटन देवी मंदिर परिसर में माता की तीनों स्वरूपों वाली प्रतिमाएं विराजित है। यहाँ काले पत्थर की बनी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा यहाँ भैरव की प्रतिमा भी है और नवरात्रों में इस मंदिर में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की इस रिपोर्ट में। माँ पटनेश्वरी, माँ पटन देवी पटना की नगर रक्षिका हैं और आदि शक्ति पीठों में से एक माँ पटन देवी का यह मंदिर है। सैकड़ों वर्ष पुराना, कई 100 साल पहले माँ पटन देवी मंदिर का निर्माण हुआ और हमारे साथ अभी मंदिर के प्रधान महंत विजय शंकर गिरी जी जुड़े हैं। विजय शंकर गिरी जी, DID न्यूज में आपका महंत जी स्वागत है। माँ पटन देवी मंदिर का स्थापना कब हुआ, क्या इनकी महिमा है? ये तो आदिकाल की है। यहाँ सती का जो 51 शक्तिपीठ है पूरे भारतवर्ष में, उस 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है। यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ये तीनों रूप है महंत जी, जो हमारे दर्शकगण ध्यान देंगे। ये तीन रूप है माँ का जी। और इनके भैरव है व्योमकेश भैरव। ये व्योमकेश भैरव की तरफ थोड़ा हमारे फोटोग्राफर साहब ध्यान दें। कहीं भी शक्तिपीठ में भैरव का स्थान जो है मंदिर से अलग रहता है, लेकिन इन सदियों से यही भगवती का स्थान साथ ही भैरव संग में है। और कहा जाता है कि इनको सर्वानंदकरी के रूप में भी जाना जाता है। पुराण में इनका नाम सर्वानंदकरी है, सभी प्रकार के आनंद को देने वाला। इसी से पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है इन्हीं से पड़ा है। जो सच्चे दिल से भगवती की आराधना करते हैं उनको सभी प्रकार के वांछित फल की प्राप्ति होती है। सुनने में आया कि मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है। मंदिर का निर्माण नहीं, जीर्णोद्धार हो रहा है। तो माँ को जब सबसे प्यारा भजन हो या दोहा हो, 2 लाइन एक ही चीज बोलते हैं, 2 लाइन तो सबको कल्याण के लिए। ओम या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतदेयाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्व लज्जा ताम त्वाम लतास्म परिपालय विश्व। सारे विश्व का कल्याण करेगा, माँ जगत जननी सबका कल्याण। तो हमारे साथ अभी प्रधान महंत पटनेश्वरी मंदिर, पटन देवी मंदिर के विजय शंकर गिरी जी थे। उन्होंने जो जानकारियां दी है आप सभी उसको सुनिए, दर्शन कीजिए और पटना आइए तो अगम कुआं स्थित माँ पटन देवी के मंदिर में जरूर पधारिए। एक बार पुनः माँ का तीनों स्वरूप का अवलोकन कीजिए, पूजन कीजिए, दर्शन कीजिए। और मैं मिहिर कुमार झा, पटन देवी मंदिर पटना से DID न्यूज के लिए। माँ पटन देवी का मूल स्थान यही है। आप देखिए जीर्णोद्धार हो रहा है और भव्य मंदिर का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। चारों तरफ जीर्णोद्धार हो रहा है आम नागरिकों के सहयोग से और महंत विजय शंकर गिरी जी के निर्देशन में। माँ भगवती का मूल स्थान यही है और इसका जीर्णोद्धार कर भव्य रूप दिया जा रहा है। पंडित जी हमारे साथ विजय शंकर गिरी जी हैं, जो मूल स्थान यही है माँ का। जी मूल स्थान यही है। तो कैसा निर्माण कर रहे हैं? ये प्योर राजस्थान का संगमरमर से बनाया जा रहा है। कटिंग और डिजाइन सब वहीं हो रहा है, आकर के पत्थर यहाँ लग रहा है। तो कितने फीट ऊंची मंदिर बनी? ये 63 फीट ऊंचाई होगी। इसकी जनता के सहयोग से, आम नागरिक जो दर्शनार्थी श्रद्धालु लोग आते हैं उनके सहयोग से मंदिर का निर्माण चल रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय शंकर गिरी जी ने बताया कि आम नागरिकों के सहयोग से फिर से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर माँ पटनेश्वरी को अपने मूल स्थान पर
स्थापित किया जाएगा। यही मूल स्थान है और देखिए काम लगा हुआ है। अतिशीघ्र मंदिर बन के तैयार होने वाला है। मैं DID न्यूज के लिए मिहिर कुमार झा, पटनेश्वरी मंदिर।